अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको आवाज़ आ रही है? बच्चों आवाज़ आ रही है सबको? Our today's lecture is about analysis model, non-isolated system and angular momentum. लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था द वेक्टर प्रोडक्ट एंड टॉर्क। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस मॉडल नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग rigid object, analysis model, isolated system, angular momentum, and finally the motion of gyroscopes and tops। ठीक है, जायरोस्कोप जो है ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनमें बैलेंस रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और टॉप्स जो हैं लट्टू वगैरह इनसे आप फैमिलियर हैं, ये बच्चों के खेलने के सामान से रिलेटेड है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम और नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है आपके पास। तो मोमेंटम मींस क्या है? एनालिसिस ऑफ मोशन। ठीक है, तो कंसीडर ए पार्टिकल। सबसे पहले ये देखें डायग्राम में, कोई भी पार्टिकल है आपके पास, फॉर एग्जांपल एम पार्टिकल है, मास ऑफ द पार्टिकल एम है आपके पास, और इसका लीनियर मोमेंटम p है और एंगल ये 5 ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। और इस केस में आपको पता है कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है l वो क्या है? r क्रॉस p, यानी इसका जो इंस्टेंटेनियस वेक्टर है फ्रॉम ओरिजिन या रोटेशन एक्सिस से into linear momentum p, so L is equal to r cross p। तो अब देखें इधर, consider a particle of mass m located at the vector position r and moving with linear momentum p। तो इस केस में जो नेट फोर्स है आपके पास, ठीक है, वो क्या होगी? आपको न्यूटन सेकंड लॉ से भी पता है। The net force on the particle is given by summation f is equal to rate of change of the linear momentum d by dt of p। तो इन अदर वर्ड्स ये देखें, हमारे पास जो है आर क्रॉस एफ क्या होता है? टा होता है। तो टा की वैल्यू क्या होगी? आर क्रॉस समीशन एफ होगा इस केस में, जो कि समीशन टा के इक्वल होता है। और ये वैल्यू क्या बन जाएगी? आर क्रॉस समीशन एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो आर क्रॉस डी पी ओवर डी टी बन जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम कह रहे हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम ये भी कर सकते हैं कि नो एट द टर्म डी आर बाई डी टी क्रॉस पी। ये देखें जो हमारे पास टर्म है अभी, समीशन टा जो है वो है आर क्रॉस डी पी बाई डी टी। अगर इसमें एक टर्म ऐड कर दें डी आर बाई डी टी क्रॉस पी, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखें, राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो टर्म्स हैं। डी आर ओवर डी टी क्या होता है? हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होती है। ठीक है, ये डी आर ओवर डी टी हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है, और लीनियर वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट है लीनियर मोमेंटम के साथ। अब आपको पता है कि लीनियर वेलोसिटी जो है और लीनियर मोमेंटम जो है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, और पैरेलल के वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। याद रखें, अगर आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में भी वेक्टर्स में, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनता है? ज़ीरो, यानी डी आर बाई डी टी क्रॉस पी इक्वल टू ज़ीरो, या v लीनियर मोमेंटम क्रॉस लीनियर वेलोसिटी क्रॉस लीनियर मोमेंटम इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज v एंड p आर पैरेलल। तो इस टर्म के ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हमारे पास देखें क्या बन जाएगा नेक्स्ट लेक्चर देखें इक्वेशन में। In this here in this equation we recognize that the right hand side of this equation is the derivative of r cross p। तो हम इसको टोटल r क्रॉस p का डेरिवेटिव लिख सकते हैं, यानी d बाई डी टी आर क्रॉस p। अगर अगर इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ये इक्वेशन बन जाएगी, यानी r क्रॉस डी पी बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी क्रॉस p। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास बन जाएंगे दोबारा।
सो हम टोटल इसको लिख सकते हैं समीशन टॉ इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं. नाउ इक्वेशन नंबर 2 इज सिमिलर टू समीशन एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी. अब ये देखें हमारे पास ये जो इक्वेशन है इट्स सिमिलर टू द प्रीवियस इक्वेशन जो न्यूटन सेकंड लॉ से हमने पढ़ी थी. समीशन एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी. दैट इज आर क्रॉस पी शुड प्ले द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन. यानी हमारे पास जो आर क्रॉस पी टर्म है जो वो रोटेशनल मोशन में अपना किरदार प्ले करती है वही हमारे पास लीनियर मोमेंटम जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन में किरदार अदा करता है. तो दीज आर इक्विवेलेंट. ठीक है, एक दूसरे इक्विवेलेंट है, एक रोटेशनल मोशन में और दूसरा ट्रांसलेशनल मोशन में. यानी रोटेशनल मोशन में जो आर क्रॉस पी है वो ट्रांसलेशनल मोशन में पी उसका किरदार अदा करता है. सो वी कॉल दिस कॉम्बिनेशन, हमारे पास ये जो आर क्रॉस पी का कॉम्बिनेशन है इसको हम क्या कहते हैं एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, द एंगुलर मोमेंटम, और इसको एल से डिनोट करते हैं. एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी. देखें नेक्स्ट ये टर्म लिखी हुई है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पार्टिकल्स इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर यानी आर एंड इट्स इंस्टेंटेनियस लीनियर मोमेंटम यानी पी. सो एंगुलर मोमेंटम एल जो है वो आपके पास क्या है आर क्रॉस पी यानी इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर आर इनटू इंस्टेंटेनियस लीनियर मोमेंटम पी. तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है आर क्रॉस पी दैट इज योर एंगुलर मोमेंटम एल. ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम आ गया. इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया. अब देखें इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से हम जो वैल्यू पुट करें टा की, तो टा हमारे पास यहाँ पे देखें क्या आ जाएगा. समीशन टा हमने कहा था डी बाई डी टी आर क्रॉस पी था, तो वैल्यू उसकी क्या है एल है, तो एल हमने यहाँ पे पुट कर दिया. सो समीशन टा इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी. ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई हमारे पास. और इस इक्वेशन नंबर 4 को हम क्या कहते हैं द रोटेशनल एनालॉग ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. यानी न्यूटन सेकंड लॉ जो लीनियर मोशन में करैक्टर प्ले करता है ये एंगुलर मोशन में प्ले करता है वो चीज़. यानी रोटेशनल एनालॉग ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ के ये इक्विवेलेंट है इक्वेशन इन रोटेशनल मोशन. या इन वर्ड्स आप कैसे लिख सकते हैं the torque acting on a particle is equal to the time rate of change of particle's angular momentum. यानी जो टॉर्क एक्ट कर रहा है पार्टिकल पे दैट इज इक्वल टू टाइम रेट डी बाई डी टी ऑफ एल मीन्स टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो ये इक्वेशन नंबर 4 है आपके पास जिसको हम रोटेशनल एनालॉग ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. यहाँ तक देखें. उसके बाद फिर इक्वेशन नंबर 4 जो है इज़ वैलिड ओनली इफ़ टा एंड एल आर मेजर्ड अबाउट द सेम एक्सिस. ठीक है, इसमें ये कंडीशन है कि टा और एल जो है वो सेम एक्सिस के गिर्द जो है मेजर किए गए हैं. ठीक है, टा और एल दोनों सेम एक्सिस के गिर्द मेजर किए गए हैं. और इक्वेशन नंबर 4 जो है इज़ वैलिड फॉर एनी एक्सिस फिक्स्ड इन एन इनर्शियल फ्रेम. ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 4 सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है. समीशन टा इक्वल टू डी एल बाई डी टी इज़ वैलिड ओनली फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. उसके बाद इसके यूनिट जो हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड बन गए. ठीक है, या एम एल स्क्वायर बाई टी हो जाएगी इसकी डायमेंशंस. एम एल स्क्वायर टी इनवर्स जिसकी डायमेंशन बन जाएगी, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके बाद देखें बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ एक्सिस. और हमारे पास जो इसकी मैग्नीट्यूड है ठीक है एंगुलर मोमेंटम की दैट इज़ आर पी साइन फाइव. ठीक है, आर क्रॉस पी था तो आर पी साइन फाइव बन जाएगा. और पी की वैल्यू आपको पता है पी एंगुलर लीनियर मोमेंटम जो है पी वो आपके पास इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो आर इंटू एम वी साइन फाइव. इसको देखें मज़ीद आप क्या लिख सकते हैं कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है दैट इज़ एम वी आर साइन फाइव. तो ये उसके पास आपके पास जो है वो मैग्नीट्यूड आ जाएगी इसकी. और अगर आपको पता है साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है और साइन 90 जो है वो 1 हो जाता है.
तो साइन फाई अगर आपका ज़ीरो है तो एंगुलर मोमेंटम टोटल जो है वो आपके पास ज़ीरो बन जाएगा। और अगर आपके पास एंगल 90 है तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो मैक्सिमम होगा, यानी एम वी आर साइन ऑफ 90 ज़ीरो 1 हो जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा एम वी आर इंटू वन। तो टोटल आपके पास जो है एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, दैट इज़ एल इज इक्वल टू एम वी आर। और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी एंगुलर मोमेंटम की जब आपके पास फाई जो है वो क्या है 90 डिग्री का। उसके बाद देखें total the total angular momentum of a system of particles about some axis is defined as the vector sum of the angular momenta of individual particles, यानी total अगर angular momentum है that will be sum of all the particles. For example आपके पास particles हैं 1 2 3 so on up to n, तो टोटल आपके पास जो एंगुलर मोमेंटा बनेगा वो बनेगा एल टोटल इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सो ऑन प्लस Ln, या इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं समीशन फॉर्म में, समीशन आई एल आई। एज फ्रॉम इक्वेशन 4, आपने इक्वेशन 4 में अभी देखिए ये पहले पढ़ा है, समीशन टा आपके पास है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टा जो है दैट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं डी एल बाई डी टी। So for a system of particles, this equation, ये जो equation 4 है, this becomes यानी d by dt total angular momentum L total will be equal to summation I d by dt L I, या इसको लिख सकते हैं summation I t I, and this is your equation 5। इसको equation नंबर 5 का नाम दे दें। इसका मतलब क्या है, torques acting on the system of particles are associated with internal forces between particles and external forces। जो टॉर्क है वो internal forces between particles पे डिपेंड करता है और एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंड करता है। तो आपके पास जो इंटरनल फोर्सेस हैं, द इंटरनल फोर्सेस आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। तो इंटरनल फोर्सेस यूजुअली आपके पास एक्शन और रिएक्शन होती हैं। सो नेट टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस इज ज़ीरो, जो कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है, उसकी वजह से जो नेट टॉर्क है वो ज़ीरो होता है। सो देयरफॉर टॉर्क जो होगा आपके पास एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगा। द नेट टॉर्क इज ओनली ड्यू टू एक्सटर्नल forces and the total angular momentum L of a system can vary with time only if a net external force is acting। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है तो आपका एंगुलर मोमेंटम जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा, और उसका क्या होगा मैथमेटिकली हम उसको लिख सकते हैं कि समीशन टा एक्सटर्नल इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम, यानी डी बाई डी टी ऑफ एल टोटल। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी टोटल टॉर्क, नेट टॉर्क। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 6, नेट टॉर्क इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इससे देखें आप इसको अरेंज कर सकते हैं, डी टी अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो समीशन टा एक्सटर्नल इंटू डी टी आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रल समीशन टा एक्सटर्नल इंटू डी टी, और इधर से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एल। ये देखें इसको 6 को रीअरेंज किया है तो डेल्टा एल टोटल आपके पास आ गया इंटीग्रल समीशन टा एक्सटर्नल इंटू डी टी। ये टोटल एंगुलर मोमेंटम आपके पास आ जाएगा, और दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 7। सो इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट्स द एंगुलर इम्पल्स और एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, तो इस इक्वेशन को एंगुलर इम्पल्स भी कहते हैं और एंगुलर मोमेंटम थ्योरम भी कहा जाता है। इक्वेशन नंबर 7 यानी डेल्टा एल टोटल इक्वल टू इंटीग्रल summation tau external into dt is also known as angular impulse or angular momentum theorem। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड ऑब्जेक्ट।
उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एंगुलर मोमेंटम है, और फाइनली मोशन ऑफ जायरोस्कोप्स हैं टॉप्स। फॉर एग्जांपल एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, ये देखें, ये आपके पास एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, ये एक्स एक्सिस है इस डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस है, ये आपके पास जेड एक्सिस है, और ये आर वेक्टर है, ये मास m है और इसकी लीनियर वेलोसिटी vi है। ठीक है, इस पार्टिकल के मास को हम mi कह देते हैं। तो इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं सेट ऑफ इक्वेशन। ये देखें, कंसीडर अ रिजिड ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, z एक्सिस के गिर्द ये घूम रहा है, और उसमें एक पॉइंट p है, सॉरी पॉइंट मास m उसका है गिवन, वेलोसिटी vi है, और उसका पोजीशन वेक्टर r है। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, आपने इस पूरे ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। हम कंसीडर एक पार्टिकल से करेंगे और उसको फिर सम कर लेंगे। ईच पार्टिकल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट z एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, अगर एंगुलर वेलोसिटी देखें तो वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है हर पार्टिकल इस ऑब्जेक्ट का। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम L, यानी एंगुलर मोमेंटम L जो है आपके पास ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास mi अबाउट z एक्सिस इज, आप जो है एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं कि वो क्या हो गया आपके पास, एंगुलर मोमेंटम दैट इज Li आपके पास इक्वल होगी mi vi इंटू ri, यानी उसी पार्टिकल का मास, वेलोसिटी लीनियर, और उसका पोजीशन वेक्टर r। तो ये आपके पास जो है उसके मैग्नीट्यूड आ जाएगी, या आप इसको लिख सकते हैं v आपके पास इक्वल होता है किसके, r ओमेगा के। तो ये बन जाएगा Li इक्वल टू mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसका, लीनियर मोमेंटम इसकी। यहाँ पे देखें L एंड ओमेगा आर अलोंग z एक्सिस, L की डायरेक्शन और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की डायरेक्शन जो है वो अलोंग z एक्सिस होती है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल ऑब्जेक्ट, अगर पूरे ऑब्जेक्ट का आपने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो आप तमाम पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम का सम कर लेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा समीशन आई एल आई। तो एल जी के अलोंग हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज समीशन आई एल आई। ठीक है, टोटल हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का सम हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू समीशन, वैल्यू पुट करें ऊपर से इक्वेशन 1 से, तो एम आई आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा आ जाएगा। अब एम आई आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा, इसको सेपरेट करें, ये आपको पता है, आप पढ़ के हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, रोटेशनल मोशन में एम आई आर आई स्क्वायर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो ये बन जाएगा एल जी इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये देखिए इधर आपको हिंट भी दिया हुआ है, समीशन आई एम आई आर आई स्क्वायर किसके इक्वल है, आई जी के इक्वल, या आई आप लिखते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, आई क्या है आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इक्वेशन 2 इज सिमिलर टू, अब ये देखिए ये इक्वेशन 2 जो है, जो एंगुलर मोशन में आपके पास एंगुलर मोमेंटम जो है जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही लीनियर मोशन में आपके पास ई जो होता है इक्वल टू एम वी होता है मोमेंटम के, और एंगुलर में आपके पास एल जी जो है एंगुलर मोमेंटम वो किसके इक्वल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इससे रिप्लेस हो जाता है। यानी आई इक्विवेलेंट है मैस के, और ओमेगा इक्विवेलेंट है किसके, वी के। ये आप देखें इसमें डिफरेंस है लीनियर और एंगुलर मोशन। नेक्स्ट देखें, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कहते हैं नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर इसका डेरिवेटिव ले लें तो हमारे पास डी एल जी ओवर डी टी आई डी ओमेगा ओवर डी टी आ जाएगा। अब डी ओमेगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी आई अल्फा आ जाएगा, और डी बाई डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी जी कंपोनेंट के अलॉन्ग जो एंगुलर मोमेंटम है उसका डेरिवेटिव। सो एज डी एल बाई डी टी आपके पास जो है नेट एक्सटर्नल टॉर्क होता है, आपने पहले भी पढ़ा है, डी एल बाई डी टी आपके पास समेशन टॉ होता है। तो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल टॉर्क, देयरफॉर समेशन टॉ एक्सटर्नल इक्वल है आई इंटू एल्फा।
The summation tau external equal to I into alpha moment of inertia into angular acceleration. So this is your equation number 4. इसको equation number 4 का नाम दे दें. उसके बाद देखें रोटेशनल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, यानी न्यूटन सेकंड लॉ की ये रोटेशनल फॉर्म है. एंगुलर मोशन में ये न्यूटन सेकंड लॉ के इक्विवेलेंट है क्या, टा एक्सटर्नल इक्वल टू आई अल्फा, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन होता है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्विवेलेंट है m के और a के इक्विवेलेंट है अल्फा. So this is rotational form of न्यूटन सेकंड लॉ. उसके बाद देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है. Equation number 3 is valid for a rigid object rotating about a moving axis if the moving axis passes through the center of mass and is a symmetry axis. ठीक है, इक्वेशन 3 की वैलिडिटी उसी वक्त है जब आपका मूविंग एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो और एक सिमेट्रिक एक्सिस हो. ठीक है, तो ये दो कंडीशन ज़रूरी हैं. उस केस में आपके पास dl बाई डी टी इक्वल टू आई अल्फ़ा विल बी वैलिड. नेक्स्ट देखें, द टोटल एंगुलर मोमेंटम of a system is constant in both magnitude and direction if the net external torque acting on the system is zero. That is if the system is isolated. ठीक है, तो सिस्टम आइसोलेटेड का केस है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो ज़ीरो है. तो उस केस में देखें आपके पास दिस स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एल, यानी दिस इज इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एल जी एंड इज द बेसिस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम वर्जन ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम मॉडल. मैथमेटिकली हम इसको क्या हम लिख सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं वी नो दैट समेशन टा एक्सटर्नल इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एल टोटल, यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड करें तो वो किसके इक्वल आता है, टोटल टा एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो भी टोटल टार्क बन रहा है वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो इसको अगर प्रोसीड करें तो क्या हमारे पास आएगा जी, समीशन टा एक्सटर्नल इक्वल टू डी बाई डी टी एल टोटल. ये हमने किसके इक्वल हमने कहा है कि ये हमारे पास जो है वो ज़ीरो के इक्वल है. तो अगर ज़ीरो के इक्वल है इट मीन्स कि डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, एल टोटल आपके पास यानी डेल्टा एल टोटल वो इक्वल टू ज़ीरो है. सो दिस इम्प्लॉयज़ दैट एल टोटल आपके पास कांस्टेंट है, यानी डेरिवेटिव अगर ज़ीरो इट मीन्स के उस चीज़ की वैल्यू कांस्टेंट होती है. तो टोटल एंगुलर मोमेंटम आपके पास जो है वो कांस्टेंट होगा. सो अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो दिस इम्प्लॉयज़ दैट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. या इसको दूसरे केसेस में हम कैसे लिख सकते हैं, इन केस ऑफ deformable system that is mass undergoes redistribution therefore moment of inertia changes. ठीक है, L की मैग्नीट्यूड जो है वो है I into omega. As I magnitude changes, omega magnitude also changes and the product remains constant. ठीक है, आई भी चेंज हो रहा है, ओमेगा भी, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है, यानी एल टोटल जो कांस्टेंट का मतलब है आई भी चेंज हो रहा है, ओमेगा भी, बट द प्रोडक्ट इज कांस्टेंट. या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम है आई ओमेगा आई दैट इज इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम आई एफ ओमेगा, ठीक है, एंड दैट इज कांस्टेंट. इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल एंड दैट इज कांस्टेंट. तो अब कंसीडर करते हैं टॉप्स और जायरोस्कोप का मोशन. ठीक है, एग्जांपल के तौर पे क्या आता है, कहता है a top spinning about its axis of symmetry rapidly. The symmetry axis rotates about the z axis sweeping out a cone. ठीक है, एक कोन की फॉर्म में वो कहता है रोटेट कर रहा है. The motion of the symmetry axis about the vertical is called precessional motion.
अब द मोशन ऑन द सिमेट्री एक्सिस का जो मोशन है अबाउट द वर्टिकल इज कॉल्ड प्रिसेशनल मोशन, ठीक है, उसको प्रिसेशनल मोशन कहते हैं। अब प्रिसेशनल मोशन जो है दैट इज लेस देन द स्पिनिंग मोशन। स्पिनिंग मोशन जो है वो फास्टर होता है टॉप का, जबकि प्रिसेशनल मोशन वर्टिकल एक्सिस के गेज जो है वो लेस है। सिमिलर इज़ द केस फॉर अ जायरोस्कोप। और इसी तरह जायरोस्कोप के लिए भी ठीक है ऐसे ही होता है कि उसका स्पिनिंग मोशन फास्ट होता है और उसका मोशन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस जो है वो स्लो होता है। सो द नेट टॉर्क एंड एल आर रिलेटेड थ्रू समेशन टा एक्सटर्नल। समेशन टा एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। ये हम अभी पढ़ के आए हैं। ये दो एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये टॉप की एग्जांपल है। टॉप के केस में देखें टा जो है दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर आपके पास पोजीशन वेक्टर है, देखें ये आर आपके पास ये वेक्टर दिखाया हुआ है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, ये आर हो गया और इस पे फोर्स डाउनवर्ड जो है टॉप पे लग रही होगी एम जी, और ये एल जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है और ये आपका जी एक्सिस है और टॉ इसको रोटेट करवा रहे हैं, जबकि फोर्स इक्वल टू एम जी ये डाउनवर्ड लग रहा है। सो टॉ इक्वल टू किसके होगा आर क्रॉस एम जी के। डायरेक्शन ऑफ टॉ बाय राइट हैंड रूल आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। ये टॉप की एग्जांपल है यानी नंबर 2 की एग्जांपल है। और दूसरा है जायरोस्कोप। जायरोस्कोप अगर आपके पास इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मोशन है तो एल आई और एल एफ आपके पास इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम है, और इसका ये रोटेशनल मोशन है तो डेल्टा एल जो है इसमें चेंज आ रहा है एंगुलर मोमेंटम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये दो एग्जांपल्स हैं जहाँ पे एंगुलर मोशन जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसको आप गौर से देखें, पढ़ें इन इक्वेशंस को और प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।